नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं सिकता देव। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों ने गुरुवार को सेना के 2 गाड़ियों पर हमला कर दिया। इस हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए और 3 जवान घायल। एनआईए की टीम हमले की जगह पर पहुंची हुई है, वहां तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस हमले को लेकर गांव वालों से भी पूछताछ की जा रही है। सेना के मुताबिक दोपहर में सेना के ही 2 वाहन सैनिकों को ऑपरेशनल साइट पर लेकर जा रहे थे, तभी आतंकियों ने फायरिंग की थी। मिलिटेंटों के खिलाफ एक बड़ा अभियान सुरक्षा फोर्सेस ने शुरू किया है, लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों पे शक है कि उन्होंने शायद आतंकियों को फना दिया है, उनको भी हिरासत में लिया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इस गांव का नाम साविन है और यहाँ से आज कई एक लोगों को, जिनमें बूढ़े जवान कई एक हैं, उनको क्वेश्चनिंग के लिए, पूछताछ के लिए लिया गया आज सुरक्षा फोर्सेस ने, ताकि ये दिखाया जाए कि जो लोग, क्या इनमें से किसी ने उनको शेल्टर तो नहीं दिया था। इसलिए कई एक लोगों को हिरासत में लिया गया है तफ्तीश के लिए। लेकिन इससे अंदाज़ा ये भी हो रहा है कि शो पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन, जब भी कोई इस तरह की घटना हो जिसके लिए जो होनी चाहिए थी कि कैसे हुआ, ये अभी तक सुरक्षा फोर्सेस के पास नहीं है। इसके साथ साथ आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम एजेंसी एनआईए की टीम भी यहाँ पहुँची। वो भी इस हमले और इसके इनकाउंटर की तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी बड़े ये हमले हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उनकी तफ्तीश एनआईए ही कर रही है। इन जंगलों में ऑपरेशन करना कोई आसान बात नहीं है, और जिस तरह से मिलिटेंटों के खिलाफ पास हथियार है, जैसे M4 राइफल्स उनके पास दिखाई दे रही थी जो अमेरिकन मेड हैं, और स्टील कोर बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों को भी चीर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। और उसके साथ एक ट्रेनिंग जो उनको है, जो आर्मी ने ये बताया कि पिछले महीने जब कालाकोट का अटैक हुआ कि यहाँ 20 से 25 आतंकी सक्रिय हो सकते हैं इस रीजन में। ये सबसे बड़ी परेशान कुन है सुरक्षा की नज़र से, क्योंकि ये इलाका बिल्कुल मिलिटेंसी से साफ था। लेकिन जिस तरह से हमले के बाद हमला, इनकाउंटर के बाद हमला हो रहा है, इससे 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये कि आर्मी जो है वो मिलिटेंटों को के खिलाफ ऑपरेशंस हर दिन जारी रखे हुए हैं। इसमें कई एक जगहों पे उनको नुकसान भी उठाना पड़ा है। अप्रैल से आज तक 20 से ज़्यादा आर्मी के लोग, जिनमें ऑफिसर भी शामिल हैं, मारे गए इस रीजन में। लेकिन कई एक मिलिटेंटों को भी ऑपरेशंस के दौरान मार दिया गया है। अभी तक ये कोई अंदाज़ा नहीं है कि जो अटैकर हैं, कल के हमले में जो मुलव्वस हैं, उनको किसी को कॉर्नर किया गया है, क्योंकि जो PFF है, जो मिलिटेंट ग्रुप है जिसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, जो लश्कर का फ्रंट बताया जा रहा है, उसने कुछ पिक्चर्स रिलीज़ की हैं, जिससे लग रहा है कि एक तो ये लग रहा है कि देखिए कि ये कैसे किसी अटैक को हमला कर सकते हैं, फायरिंग कर सकते हैं, और बॉडी कैम्स के ज़रिए उसकी फिल्मिंग भी कर सकते हैं। दूसरा, वो शायद अपने सेफ ठिकाने पे भी पहुँचे होंगे, तो ये एक चैलेंज है। दूसरा ये कि वो किस तरह स्टील बुलेट्स का, कोर बुलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरी है जो जंगल जो है, टेरेन जो है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसमें ऑपरेशन करना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन फ़ौज की तरफ से लगातार ऑपरेशन जारी हैं, न सिर्फ आज बल्कि सैकड़ों ऑपरेशन इस साल हुए हैं। कहीं एक में कामयाबी हुई, कुछ एक में नुकसान हुआ, लेकिन ये जो इलाका था जो मिलिटेंसी से बिल्कुल साफ था, सुरक्षा की नज़र से सबसे बड़ा चैलेंज बना है, मिलिटेंसी का हब बना है। और अहम बात ये भी है कि एक तरफ निरंतर रेखा पे सीज़ फायर है, दूसरी तरफ इतने बड़े आतंकी घटनाएं भी यहाँ घट रही हैं। और इस घटना में 4 जवान भी शहीद हुए। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान, मेजर जनरल रिटायर्ड PK सहगल, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और साथ ही SP वैद, पूर्व DGP जम्मू कश्मीर। आप दोनों का स्वागत है NDTV इंडिया में। मेजर जनरल, अगर मैं आपसे शुरू करूं, अब PAFF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, इस संगठन के बारे में इस वक्त हम क्या जानकारी आपसे मिल सकती है? याद होगा कि जब FATF के पाकिस्तान के ऊपर बड़ा दबाव था, तो उन्होंने ऑफिशियली LET को, जैश ए मोहम्मद को, हिजबुल को उनको बैन कर दिया था, उनके आका को जेल में डाला था टेम्परेरी। लेकिन ये जो PAFF है, ये बेसिकली जैश ए मोहम्मद का एक्सटेंशन है। जब भी इनके ऊपर निगरानी की जाती है, ये अपना नाम बदली करके दूसरी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर देते हैं, और इनका बहुत बड़े पैमाने पर लश्कर तैयबा के साथ भी कनेक्शन है।
और इसके पीछे केवल और केवल पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का हाथ है। ये जो टेररिस्ट हैं बड़े हाईली ट्रेंड है, वेरी वेल इक्विप्ड है। इनके पास लेटेस्ट अमेरिकन मशीन, ये कार्बाइन थी जो क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए बहुत ही शानदार होती है। तो ये साफ तौर पर नजर आता है कि और जिस माफिक इनको ट्रेनिंग दी गई है, जिस माफिक की ये घात लगा के हिंदुस्तान के सैनिकों के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये केवल और केवल जो है बड़े वेल ट्रेंड ट्रुप्स ही कर सकते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि ये पीएफएफ जो है ये वास्तव में पाकिस्तान का यही एक्सटेंशन है, उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, और उनके पीछे आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी है। लेकिन इनको सहायता दी जा रही है ओवरग्राउंड वर्कर्स के माध्यम से, जो इनको हर इनके यहाँ पर बोनसेस करते हैं, इनको शय देते हैं, इनको शेल्टर देते हैं, इनको वहां लेके आते हैं, उसके बाद में इनको खाना वाना दे रहे हैं, सब कुछ पहुंचा रहे हैं। बहुत लाजमी है कि ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी आइडेंटिफाई किया जाए, उनको भी न्यूट्रलाइज किया जाए। बड़े पैमाने पर हमारी कोशिश है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी न्यूट्रलाइज किया जाए। ये ऐसा इलाका है जो जी। विच लेंड्स इटसेल्फ टू टेररिज्म। यहाँ पे हम्म। ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, घने जंगल है, विजिबिलिटी बड़ी पुअर है, बहुत सारी नेचुरल केव्स हैं जिसमें वो छुप सकते हैं, या प्रीवियसली लोकेटेड उनके आर्म्स कैचे हैं। साथ ही साथ उनको सारे एडवांटेजेस हैं। वो ऊंचाई पर है, हमारे ट्रुप्स नीचे से ऊपर जाते हैं, हम उनको नहीं देख सकते, वो हमको देख सकते हैं। इसलिए सरप्राइज एंड द पॉइंट ऑफ डिसीजन उनके फेवर में है। वो डिसाइड करते जी, हैं कब तो फायर आप कह किया रहे हैं कि जाए। एक ऐसा इलाका है जहां पर बहुत मुश्किल भरा टेरेन है और काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी सुरक्षा बलों को उन तक पहुंचने के लिए। वैद साहब, आप इस इलाके को अच्छी तरह जानते हैं। सूरनकोट का इलाका, घने जंगल, पहाड़ियां, गुफाएं, जैसा कि मेजर जनरल भी कह रहे थे। तो ऐसे में किस तरह से एज इस वक्त आतंकियों को मिला हुआ है इस इलाके में एक्टिव होने के लिए? नमस्कार। देखिए, जैसे जनरल साहब कह रहे थे, ये हाईली ट्रेन्ड टेररिस्ट हैं जो बेसिकली पीएएफएफ, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट जो नाम है, बेसिकली दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए है। तो ये जैसे मोहम्मद के ही लोग, सिर्फ नाम बदलते रहते हैं, और ये सारा कुछ पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है उसके इशारों पर होता है, ताकि दुनिया को दिखाया जाए कि लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज नॉट ए फैक्ट। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ही और उन्होंने किस तरह से, देखिए, एक इस जंग को आउटसोर्स किया हुआ है उन्होंने। ये क्रिमिनल एलिमेंट 20-25 उठाए, उनको ट्रेनिंग दी, उनको सोफिस्टिकेटेड वेपन दिए, और इस इलाके में इन्फिल्ट्रेट कर दिया, और बाहर दिखाने के लिए, पब्लिक की कंजप्शन के लिए सीज फायर है, लेकिन वो अपनी हरकतों में तो काम उससे बाज नहीं आते हैं। और उन्होंने इस तरह से इन लोगों को अंदर घुसाया, जिसमें से कुछ मारे गए। एग्जैक्ट नंबर मैं इस वक्त नहीं बता पाऊंगा, 15-20 जो भी जी। मारे गए। लेकिन अभी लास्ट टाइम जो नॉर्दर्न कमांड के आर्मी कमांडर हैं, उन्होंने कहा था कि अभी भी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 20-25 टेररिस्ट रजौरी पुंछ के इलाके में एक्टिव हैं। और इतने जो इस टेरेन जो इतना डिफिकल्ट है, उसमें इस तरह के 20-25 टेररिस्ट काफी हैं इस नैरेटिव को बनाने के लिए। और वही मुझे लगता है इसका पर्पस है कि किसी तरीके से आर्मी को इसको ड्रॉ किया जाए जंगल वॉरफेयर में, इसको अपनी तरफ। ये जो हिली एरिया और केव्स वाला इलाका है, जहां बोल्डर्स हैं, जहां थिक जंगल है, ताकि फौज को डिसएडवांटेज हो, सिक्योरिटी फोर्सेस को डिसएडवांटेज हो, और टेररिस्ट जो छुपे हैं उनको घात लगाने में एडवांटेज मिलता है। और इस तरह से आर्मी की और पैरामिलिट्री और जेएंडके पुलिस को कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट की जाए, ताकि एक नैरेटिव बनाया जाए कि 370 हटने के बाद जो एक आपने देखा ही होगा कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जी। सभी पैरामीटर्स के मुताबिक सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है। बेसिकली ये वो एफर्ट है जो उसको काउंटर करने के लिए, ताकि दिखाया जाए कि हालात बदतर हो गए हैं, जो हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी बोलते हैं। तो उसको ही बेसिकली सपोर्ट करने के लिए मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की तरफ से
एक एफर्ट है। और उन्होंने अपना कुछ भी पाकिस्तान आर्मी का कुछ भी नहीं जाता है, उन्होंने ये आउटसोर्स किया है टू 20-25 क्रिमिनल्स को। और कैजुअलिटीज किसकी हो रही है? हमारी फौज की, हमारी सिक्योरिटी फोर्स की, हमारी JNK पुलिस की। तो ये एक मैं समझता हूं सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है, जो जिसको हमें बड़ा इंटेलिजेंटली मैं समझता हूँ काउंटर करना चाहिए और इस पे एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। जिस तरह पहले भी अगर आपने देखा होगा, रजौरी पुंछ का जी। इलाका जो जम्मू का एक बॉर्डर का इलाका हाँ, मेरा है, अगला सवाल यही यहाँ। था वैद साहब कि रजौरी पुंछ का इलाका क्यों सडनली जो पिछले हाल के दिनों में हम ज्यादा देख रहे हैं कि यहाँ पे आतंकी ज्यादा एक तरह से सक्रिय हो गए हैं। जी, बिल्कुल सही आपका सवाल जो है वो देखिए, लगभग 15-16 साल से जम्मू रीजन टेररिज्म फ्री था। फिर अगर आप साल 1.5 साल से पहले देखें तो 2005-6 के बाद इस इलाके को बिल्कुल साफ कर दिया गया था और जम्मू रीजन एज ए होल टेररिज्म फ्री हो गया था। बीच में इक्का दुक्का इन्फिल्ट्रेशन इंटरनेशनल बॉर्डर से कठुआ, सांबा और जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर से होती थी, और वो उनको कहीं इंटरसेप्ट फोर्सेस करती थी और वो एनकाउंटर में मारे जाते थे। लेकिन बाय एंड लार्ज ये एरिया ऑलमोस्ट फ्री था। पिछले 1.5-2 साल से कोशिश की जा रही है कि इस जम्मू रीजन को डिस्टर्ब किया जाए, और उसमें सबसे बढ़िया सूट करता है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए रजौरी पुंछ का इलाका। पास में LOC है, डिफिकल्ट टेरेन है। आप अगर ऑपरेशन लॉन्च करें तो आपको पीर पंचाल रेंज से क्रॉस करके कश्मीर भागने का अपॉर्चुनिटी है, आपको छुपने की हजारों जगह हैं, आपको पाप अगर अगर आप लार्जर ब्रिगेड लेवल का आप कोई ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, इनको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वापस भी पाकिस्तान की तरफ भाग सकते हैं। तो इसलिए इनको यहाँ टेरेन और उस ये जो जंगल वारफेयर का एडवांटेज है जो हमें मानना चाहिए। मैं समझता हूँ इसमें हमें इसको काउंटर करने के लिए जो सीनियर लीडर्स हैं आर्मी के, पुलिस के, पैरामिलिट्री के, उनको मिलके इस पर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। और इसमें मेरा ये मानना है कि जो रजौरी पुंछ के लोग हैं, लोकल लोग हैं, बहुत बहुत नेशनलिस्ट भी हैं। इक्का दुक्का हो सकता है जो इनकी मदद कर रहा है। आफ्टर ऑल जैसे जनरल साहब कह रहे, बिना उनके ये सरवाइव नहीं कर सकते। अगर बिल्कुल। लेट्स से 6 महीने पहले भी ये लोग अगर इन्फिल्ट्रेट हुए हैं, इनको आफ्टर खाना कौन दे रहा है, इनको सपोर्ट कौन दे रहा है? कोई तो दे रहा है ना। तो वो चाहे गन पॉइंट पे दे रहे हैं या मर्जी से दे रहे हैं, उनको तो आइडेंटिफाई पुलिस को करना चाहिए। लेकिन बाय एंड लार्ज रजौरी पुंछ के लोग बहुत नेशनलिस्ट हैं, बहुत बहादुर हैं। मैं समझता हूँ उनको उनको यूटिलाइज करना चाहिए अगर स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाई जाए, और उनके थ्रू बजाय अपनी कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट करने के, उनके थ्रू, उन लड़कों के थ्रू, चाहे उनको SPO भर्ती किया जाए, ऑपरेशंस ग्रुप में डाला जाए, इनको, हाँ, वो एक एक करके इनको बिल से निकाल के मारेंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि बिल्कुल हमने ये जी। किया हुआ है रजौरी पुंछ के पहले भी। और अगर मेरे बाकी कुलीग सीनियर अफसर्स फौज के और पुलिस के या पैरामिलिट्री के सुन रहे हैं, तो उसको इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाकर इनको हमें ये पाकिस्तान जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है नैरेटिव को बदलने की, इसको हमें काउंटर करना चाहिए। और वेल थॉट स्ट्रेटेजी, आप देखिए स्टील बुलेट पहली बार नहीं इस्तेमाल हुई है। 2017-18 में जब मैं DGP था, तब भी पुलवामा अटैक में इन्होंने इस्तेमाल किया था जब पुलिस लाइन पर हमला हुआ था। उसके बाद भी बहुत बार इस्तेमाल किया जहां इन्होंने आर्मी और जी, पैरामिलिट्री और तो आप पुलिस कह की रहे हैं कि नए कैजुअलिटी। नैरेटिव को सेट करने के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन मेजर जनरल जो बात अवैध साहब कर रहे हैं कि बिना लोकल सपोर्ट के भी ये मुमकिन नहीं है, अगर इन्फिल्ट्रेट होकर आए भी हैं और एक नैरेटिव को सेट करने के लिए भी आए हैं, तो वो मंशा दिख रही है इन घटनाओं में। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, वो मंशा तो साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन जहां तक स्ट्रेटेजी का ताल्लुक है, DGP ने जो बताया मैं उनसे सहमत हूँ, लेकिन इसके अलावा हमको एक ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी सोचनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान घुसपैठ करता है, हम डिफेंसिव पर है, हम केवल वो बाजा बजा रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं। अभी इसको हमने रिवर्स करना है कि हम बैंड बजाएं और वो डांस करें। इसके लिए हमको वही कार्रवाई करनी पड़ेगी जो हमने पुलवामा के बाद में किया या उरी के बाद में किया। हमको बॉर्डर क्रॉस करने की भी आवश्यकता नहीं, हमारे पास तमाम आज हथियार वगैरह हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं टू डू अ कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ आर्मी और एयरफोर्स और प्योरली आर्मी ऑपरेशन। ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। देयर मस्ट बी एनी नंबर ऑफ प्लान्स अवेलेबल विद द आर्मी, विद द पुलिस, टू डू अ कंबाइंड ऑपरेशन। ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। देयर मस्ट बी एनी नंबर ऑफ प्लान्स अवेलेबल विद द आर्मी, विद द पुलिस, टू डू अ कंबाइंड ऑपरेशन। ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना है।
RRJN के वगैरह, CRPF वगैरह के पास में कौन सी प्लान को लागू करना है, इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन। आर्म फोर्सेस, हमारी सब हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड, सबसे ज्यादा प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट गिनी जाती है, और उनको हुक्म दिया जाएगा तो ये थिएटर कमांडर जो है, जैसे द आर्मी कमांडर, इट विल बी हिज ऑपरेशन। एंड आई एम वेरी वेरी सर्टन वो, हमारे डिविजनल कमांडर्स, हमारे ब्रिगेड कमांडर्स आर वेरी वेरी कॉम्पिटेंट टू गिव पाकिस्तान अ वेरी प्रिसाइज हिट। हमको सारे ही जी जितने उनके POK में टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उनकी सबकी लोकेशन पता है, सबके कोऑर्डिनेट्स पता है। अगर बिल्कुल। सरकार हुक्म दे तो ऑल ऑफ देम 30-35 ऑफ देम कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ सिंगल नाइट। हम्म। तो और इस हमारे वक्त पास आज जी ऐसे ऐसे वेपन्स हैं जिसमें कोलेटरल डैमेज बिल्कुल कम होगा। जी कोलेटरल डैमेज बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वैद साहब, जो बात मेजर जनरल कर रहे हैं कि इस वक्त जो आमने सामने की लड़ाई से ये परहेज करते हैं और इस तरह से हमले कर रहे हैं और जाकर छुप जा रहे हैं, तो एक तरह से इस पूरी चीज को प्रोलॉन्ग करने का भी इरादा है, जिससे असमंजस में रहें सुरक्षा बल और एक कोम्बिंग ऑपरेशन चलता रहे, सर्च ऑपरेशंस चलते रहें और लंबा खिंचे ये पूरा सब कुछ। बिल्कुल सही। वो यही चाहते हैं कि जितना लंबा खींचे, जितनी न्यूज बने, जितनी पब्लिसिटी एडवर्स हो, वो तो वही चाहते हैं। लेकिन मैं जनरल साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमारे पास सारे ट्रेनिंग कैंप्स और लॉन्चिंग पैड्स की इंफॉर्मेशन है। हमारे पास आज टेक्नोलॉजी है। यू हैव ड्रोन्स, यू हैव हाई हाई पावर एवियोनिक्स। आपके पास इतने अच्छे अच्छे हेलीकॉप्टर्स हैं जो बिना अंदर जाकर भी आप यहाँ से कई किलोमीटर दूर अंदर हिट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आज आज वक्त आ गया गवर्नमेंट को इसके बारे में एक कॉल एट कमांडर्स लेवल लेना चाहिए और इनको अंदर जाके हिट करना चाहिए। ये जो डूबियस गेम है ना, कि हमने सीज फायर कर दिया है दुनिया को दिखाने के लिए और हमने जैश को बैन कर दिया है, और PFF नाम के नाम से आप चला रहे हैं। ये मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाली बात है। इसको हमारी फोर्सेस को, हमारी सरकार को समझना चाहिए। और पाकिस्तान का ये डूबियस गेम है, इसका एक दिन अंत करना बहुत जरूरी है और उसके लिए ऑफ कोर्स एट द हाईएस्ट लेवल डिसीजन होना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ सीनियर कमांडर्स लेवल पे इसको डिस्कस किया जाना चाहिए और इसका एक पनिटिव एक्शन पाकिस्तान को जरूर देना चाहिए, ये मेरा मानना है। संसद की सुरक्षा के चूक के मामले में 6 आरोपियों का आज साइको एनालिसिस टेस्ट किया गया। ये टेस्ट दिल्ली के रोहिणी के एक इंस्टीट्यूट में हुआ। इस बीच खबर आ रही है कि संसद सुरक्षा चूक के आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े अहम खुलासे हुए हैं। इस घटना का असल मास्टरमाइंड मनोरंजन डी है, जो फंडिंग के लिए लगातार कोशिश कर रहा था। वो अपने ग्रुप को बड़ा संगठन बनाना चाहता था। मनोरंजन ने ही संगठन में भर्ती का जिम्मा सागर शर्मा को दिया था। पूछताछ में ललित झा ने बताया कि उसे अंदाजा नहीं था कि इसके बाद उस पर UAPA लगेगा। वहीं आज ललित झा की पुलिस रिमांड खत्म हो रही थी। इसके बाद उसकी कोर्ट में पेशी हुई और उसे 5 जनवरी तक के फिर से रिमांड में भेज दिया गया। और पूछताछ में क्या निकल कर आया है साइको टेस्ट में, मुकेश सिंह सेंगर जो हमारे एसोसिएट एडिटर हैं क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन के, वो बता रहे हैं। मुकेश इस वक्त हमारे साथ हैं। मुकेश, ये जो साइको एनालिसिस टेस्ट हुआ है, इस पर अभी और क्या जानकारी बाहर आ पाई है कि इसमें क्या क्या ये लोग बता पाए हैं पुलिस को? देखिए, टेस्ट की रिपोर्ट का अभी इंतजार है। हालांकि ये टेस्ट इसलिए होता है कि जो टेस्ट करने वाले हैं वो देखते हैं कि आरोपियों की जो मनोदशा है, जो उनकी एक्टिविटी है, रूटीन एक्टिविटी है, वो क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, दूसरे लोगों से वो किस तरह बात करते हैं, और इसके बाद वो रिपोर्ट तैयार करते हैं कि जो घटना की है इन लोगों ने, उस घटना के पीछे मोटिव क्या हो सकता है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इनसे जो पूछताछ की है उसमें कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। जो आरोपी ललित झा है, जिसको अभी तक पुलिस मास्टरमाइंड बता रही थी, ललित झा ने पूछताछ में कहा है कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड मनोरंजन डी है, जो कि मैसूर का रहने वाला है। वो काफी पढ़ा लिखा है और वो लगातार
पूरे ग्रुप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। वो चाह रहा था कि उसको फंड मिले ताकि वो एक बड़ा संगठन खड़ा कर पाए, और इसके लिए वो फंडिंग के लिए लगातार कोशिश कर रहा था। ललित झा ने पूछताछ में ये भी कहा कि जो आरोपी मनोरंजन है, उसने इस संगठन में जो रिक्रूटमेंट है यानी भर्ती है, उसका काम लखनऊ के रहने वाले सागर शर्मा को दिया था, जिससे कि वो युवाओं को क्रांति और इंकलाब के नाम पर उनका ब्रेन वॉश करे और उनको भर्ती करे और सरकार के खिलाफ खड़ा करे। तो ये काम सागर शर्मा को दिया गया था। उसने कहा कि उसको ये लगता था कि जब वो संसद में हंगामा करेंगे या एक तरह से हमला करेंगे, उसके बाद उनको आसानी से जमानत मिल जाएगी और जेल से बाहर आने के बाद वो एक बड़े पब्लिक फिगर हो जाएंगे और उनको फंडिंग अच्छी खासी मिल जाएगी, जिससे वो अपना संगठन मजबूत करेंगे। लेकिन उल्टा हो गया, दिल्ली पुलिस ने उन पर यूएपीए के तहत कार्रवाई कर दी और फिलहाल उनका जेल से बाहर आने का जो रास्ता है वो फिलहाल काफी मुश्किल है। तो जो ललित झा है, जिसको हम मास्टरमाइंड कह रहे थे, अब उसने ये खुलासा किया है कि मास्टरमाइंड वो नहीं है, मास्टरमाइंड जो है वो मनोरंजन डी है। वहीं जो दिल्ली पुलिस है वो आरोपियों के जो मोबाइल फोन है, जो कि ललित झा ने वारदात के बाद हाक कर राजस्थान के नागौर में जला दिए थे, उनके मोबाइल के जो सिम कार्ड हैं उनको दोबारा रिन्यू करवा रही है, जिससे क्लाउड के जरिए जो उनका डेटा है वो रिकवर किया जा सके। क्योंकि अभी ये साफ नहीं है कि इस घटना के पहले ये लोग किन किन लोगों के संपर्क में थे, क्या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। तो ये सारी चीजें जब मोबाइल का डेटा रिकवर हो जाएगा, उससे साफ हो जाएगा कि आखिर ये लोग किन लोगों के संपर्क में थे। क्योंकि पुलिस के मुताबिक जिस भगत सिंह की विचारधारा, जिस आइडियोलॉजी की ये बात करते हैं, जब उस आइडियोलॉजी के बारे में इनसे पूछा गया तो ये उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बता पाए। इसलिए ऐसा लगता है कि इनके पीछे कोई और है। और जिस तरह से इन्होंने घटना को अंजाम दिया, सरकार से नाराजगी एक अलग बात हो सकती है, लेकिन नाराजगी को लेकर अगर कोई पार्लियामेंट के अंदर घुस जाए, कोई पूरी रेकी करे, जूते खरीदे कैविटी वाले, तो उससे लगता है कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी काफी पहले से प्लानिंग की गई थी और इसके पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड जरूर है। जी, इन आरोपियों का साइको एनालिसिस टेस्ट मुकेश हुआ है। इस टेस्ट की प्रक्रिया क्या होती है और किस तरह की जानकारियां इस टेस्ट के जरिए निकल कर आ सकती हैं जो आम पूछताछ में, आम इन्वेस्टिगेशन में नहीं निकलती हैं? देखिए, ये टेस्ट जो है ये 3 से 4 जो साइकेट्रिस्ट हैं वो मिलकर करते हैं और वो करीब 3 से 4 घंटे सवाल पूछते हैं। एक आरोपी का टेस्ट होने में कम से कम 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है और उसमें ये पूछते हैं कि आपका जो रूटीन है पर डे का वो क्या है, आप किन लोगों से बात करते हैं, उसका जो बिहेवियर है उसको जो एक्सपर्ट है वो देखते हैं और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। इस रिपोर्ट में एक इशारा होता है कि जो आरोपी ने घटना की है वो घटना सेल्फ मोटिवेट होकर की है या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। तो ये रिपोर्ट जो है, जो एक्सपर्ट है, साइकेट्रिस्ट हैं, वो तैयार करते हैं और आज और कल में दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों के जो साइको एनालिसिस टेस्ट है वो करवा लिए हैं और बहुत जल्दी ही जो एक्सपर्ट हैं वो इसकी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपेंगे। एक तरह की साइंटिफिक रिपोर्ट होती है, हालांकि कोर्ट में इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, लेकिन मोटा मोटा केस में इससे ये मालूम चल जाता है कि जो आरोपी है क्या उन्होंने खुद ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया है या इसके पीछे कोई हो सकता है। तो उनकी पूरी रूटीन की प्रक्रिया, जो प्रोसीजर, उनका बिहेवियर और उनके वो किस तरह के लोगों से बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ये सारी चीजें 3-4 घंटे सवालों के जरिए उनसे पूछी जाती हैं और उसके बाद एक्सपर्ट एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। और अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण से पहले आज उसका एक ट्रायल हुआ। एक विमान रनवे पर उतरा, सिविल एविएशन की टीम फ्लाइट में मौजूद थी। उनकी ही निगरानी में एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट पर उतारा गया और एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 दिसंबर को होने वाला है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जाने वाले हैं। दिल्ली और अयोध्या के बीच कमर्शियल उड़ानें जनवरी से शुरू होंगी। इसके बाद 11 जनवरी से अहमदाबाद से भी उड़ानें चालू हो जाएंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए अब सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता रणवीर सिंह के पास। रणवीर, आज इस ट्रायल का मकसद क्या था और किस तरह की तैयारियां हैं इस एयरपोर्ट को लेकर? अब देखिए, 30 दिसंबर वो तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अयोध्या और अयोध्या को सबसे बड़ी सौगात एयरपोर्ट की देंगे, रेलवे स्टेशन की देंगे। आज एयरपोर्ट का जो रनवे बना है उस रनवे पे पहला ट्रायल हुआ। A320 जो कि एक एयर उसको लैंड कराया गया और लैंड करा के जो लैंडिंग की प्रोसेस होता है उसको चेक किया गया।
पायलट है कितनी आसानी से वहां फ्लाइट लैंड कर रही है, इस सब की जांच की गई है और जांच में पूरी तरीके से सेफ पाया गया है अयोध्या के रनवे को। अगर यहाँ कमर्शियल फ्लाइट्स की बात करें तो 30 तारीख को इनॉग्रल फ्लाइट आएगी। जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री की भी विमान वहीं पे लैंड करेगा और उसके बाद फिर 6 तारीख से कमर्शियल फ्लाइट्स आएंगी और 10 तारीख से जो एक प्रॉपर जो एयरपोर्ट का काम है वो शुरू हो जाएगा। पहली फ्लाइट इंडिगो की शुरू होगी दिल्ली से, 1 घंटे 20 मिनट का वक्त लगेगा दिल्ली से अयोध्या पहुंचने में। अहमदाबाद की फ्लाइट शुरू होगी और उसके बाद देश भर में जहां जहां एयरपोर्ट्स हैं वहां से अयोध्या की कनेक्टिविटी के लिए फ्लाइट शुरू की जाएंगी अलग अलग कमर्शियल जो एयरलाइंस है उनके साथ। अगर इस फ्लाइट की बात करें तो ये एक एयरबस है और 123 फीट लंबा ये विमान है, जिसमें अगर पैसेंजर्स की कैपेसिटी की बात करें तो 186 पैसेंजर्स इस फ्लाइट में बैठ सकते हैं। यानी कि जो रनवे पे आज ट्रायल हुआ है वो ट्रायल बड़ी फ्लाइट के साथ किया गया है और इस पूरे ट्रायल में पूरी तरीके से अयोध्या का एयरपोर्ट ठीक है, सेफ है। 30 तारीख को प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे एयरपोर्ट का और ये एयरपोर्ट जाना जाएगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम से। यानी कि भगवान राम के मंदिर के निर्माण के पहले चरण का जो उद्घाटन यानी कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को है, उससे ठीक पहले एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की सौगात सरकार लोगों को दे रही है, श्रद्धालुओं को दे रही है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि मंदिर का काम जैसे ही शुरू होगा फुटफॉल अयोध्या में बढ़ने वाला है, हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे और लोगों को दिक्कतें ना हो, इसको देखते हुए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जो है वो फिलहाल 30 तारीख को शुरू होगा। सड़कों का मरम्मत हो रहा है और तमाम इस तरह की तैयारियां हो रही हैं, जिससे 22 तारीख का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम से पहले अयोध्या पूरी तरीके से तैयार हो जाए उस ऐतिहासिक क्षण के लिए, जिस क्षण का इंतजार 500 सालों से था, जब भगवान राम अपने घर राम मंदिर पहुंचेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों का दर्शन पूजन शुरू हो जाएगा। जी सीता जी, 30 तारीख को इनॉग्रेशन है। रणवीर, इस बारे में कोई जानकारी एयरलाइंस ने कुछ बताया है आप लोगों को कि जो आम पैसेंजर्स हैं वो कब से बुक कर पाएंगे अगर उन्हें अयोध्या जाना है टिकट्स? देखिए, बुकिंग शुरू हो चुकी है। इंडिगो ने 30 तारीख की बुकिंग का डेट डाला था और जो रेट्स थे वो अलग अलग थे, लेकिन जो डीएम ने हमें बताया है कि प्रॉपरली यहाँ पे कमर्शियल फ्लाइट्स की आवाजाही 10 जनवरी से शुरू होगी। लोग अपने फ्लाइट्स किसी भी जो ऐप्स होते हैं उस ऐप से बुक कर सकते हैं और पहली फ्लाइट इंडिगो ने शुरू करी है दिल्ली से अयोध्या तक की, जिसकी दूरी जितनी दिल्ली से जो है उसका ड्यूरेशन जो होगा वो 1 घंटा 20 मिनट होगा। जैसे लखनऊ पहुंचने में 1 घंटा 5 मिनट लगता है, अयोध्या पहुंचने में 1 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा। और अभी फिलहाल इंडिगो शुरू कर रही है, फिर बाकी भी जितनी एयरलाइंस हैं उनसे भी बातचीत चल रही है और सारे एयरलाइंस अयोध्या जाने के लिए बहुत उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि अयोध्या में फुटफॉल बढ़ना है और लोग बहुत ज्यादा जाने वाले हैं। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए रणवीर सिंह आपका। और इस बीच इस पूरी तैयारी के बारे में अयोध्या के डीएम ने जानकारी दी है। ट्रायल रन था, ये 320 का ट्रायल रन था और ये बहुत सक्सेसफुल हुआ और काफ़ी बेहतर तरीके से इसमें तैयारी भी हम लोगों ने करी थी और एयरपोर्ट पूरी तरह हमारा तैयार है, सेफ है, सुरक्षित है और इसमें ट्रायल में सब कुछ बेहतर रहा है और आगे हम लोग बहुत आसान्वित हैं। और हमारे फ़्लाइट्स भी 30 तारीख से शुरू हो रहे हैं, इनॉग्रल फ़्लाइट्स है। 6 तारीख से हमारा कमर्शियल फ़्लाइट शुरू होगा और 10 तारीख से फिर कंटिन्यूस रूप से फ़्लाइट आएगी और मल्टीपल लोकेशंस के लिए फ़्लाइट्स आ रही है। और इधर संसद के शीत सत्र में विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में आज इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेता पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली में विपक्षी दलों के नेता जंतर मंतर पर सुबह जुटे। यहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, लेफ्ट से सीताराम येचुरी, डी राजा, एनसीपी से शरद पवार, टीएमसी से मौसम नूर, आरजेडी से मनोज झा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हसनैन मसूदी समेत कई अन्य दलों के नेता मौजूद दिखे। आरएलडी से शाहिद सिद्दीकी और आम आदमी पार्टी से संदीप पाठक भी वहां मौजूद थे। जंतर मंतर के अलावा अलग अलग राज्यों में भी सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ही 146 एमपीज को इन्होंने बाहर निकाला। कोई कुछ नहीं बोला। हमारे राम गोपाल यादव जी यहां नहीं है, उन्होंने बहुत दूर बैठे थे। ऐसे कई जो 147 एमपीज में दूर दूर बैठे थे, मुंह भी नहीं खोले थे, बोलने का बात उनको समय भी नहीं मिला।
लेकिन उसको सस्पेंड किया गया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेल फोन पे बैठा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है, रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेल फोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। ये है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है। वो समझते हैं कि विपक्ष के लोगों के खिलाफ इस तरह से कदम उठाएंगे तो देश की विपक्ष उनका आवाज हम बंद कर सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देश की संसद हो, प्रजातंत्र हो, इसके बचाने के लिए जो कुछ कीमत देनी पड़ेगी वह कीमत देने के लिए आज मंच पर बैठे हुए सभी राजनीतिक दल पूरे दिन से तैयार है। हम लोग सब यहाँ पे आए हैं और पूरे देश भर में ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जो कत्लेआम हो रहा है हमारा जनतंत्र का, 150 के करीब पार्लियामेंट मेंबर का सस्पेंशन कभी सुना नहीं इतिहास में, और इस तरीके से सस्पेंड करने का मतलब है कि अगले बार अगर जीत के आएंगे तो पार्लियामेंट भी रहेगी या नहीं रहेगी, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। तो आज जनतंत्र को बचाना है, हमारे संविधान को बचाना है। उधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी कांग्रेस नेता प्रदर्शन कर रहे थे। ये संसद के दोनों सदनों में 146 सांसदों के निलंबन का विरोध करते हुए सड़क पर उतरे। राजस्थान में जयपुर समेत सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। संघर्ष और आगे बढ़ेगा जैसे जनता की आवाज। राज्यसभा एवं लोकसभा से 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी प्रदर्शन की कड़ी में जयपुर के शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और यहाँ ये आज की तारीख को प्रजातंत्र बचाओ दिवस के रूप में मना रहे हैं और साथ ही प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का यह आरोप है कि सरकार सदन में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहती है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में सदस्यों को निलंबित किया गया है। अभी इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई विधायक भी पहुंचे हैं और इन सब का यही आरोप है कि सरकार सदन में चर्चा से भागती है, जबकि वो सदस्य जिन्हें निलंबित किया गया है उनमें से अधिकांश इस बात की मांग कर रहे थे कि जो सदन में सुरक्षा चूक हुई है उस पर गृह मंत्री अपना जवाब दें, और जवाब देने की बजाय उन सदस्यों को सदन से निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही साथ कांग्रेस इस प्रदर्शन के जरिए इस कोशिश में भी जुटी है कि लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को वापस से एकजुट किया जाए और उनमें ऊर्जा का संचार किया जाए। खासतौर पर राजस्थान में जबकि चुनाव में कांग्रेस पार्टी पीछे रह गई है तो इसे इस कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है और नेता साफ तौर पर अपने भाषणों में भी इसका जिक्र कर रहे हैं कि हम एकजुटता से अगर लड़ेंगे तो लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। कैमरा पर्सन जसराज के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्में टकरा रही हैं, शाहरुख खान की डंकी और बाहुबली फेम प्रभास की सलार। कौन किस पर भारी पड़ रहा है बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया। इस हफ्ते रिलीज हुई हैं दो फिल्में, डंकी और सालार, और दोनों ही फिल्मों को लेकर काफ़ी उत्साह था दर्शकों के बीच भी और फिल्म इंडस्ट्री के बीच भी। ये बहुत बड़ा क्लैश माना जा रहा था क्योंकि दोनों ही फिल्में जो हैं वो सुपरस्टार्स की हैं, जिसमें एक तरफ डंकी में शाहरुख खान है, उनके साथ तापसी पन्नू, विकी कौशल, विक्रम कोचर और बामन ईरानी हैं, और फिल्म का निर्देशन किया है राजू हिरानी ने, जो कि एक कामयाब और सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं जिन्होंने पहले पीके, लगेरो मुन्ना भाई, MBBS और 3 इडियट जैसी फिल्में दी हैं। और ये जो फिल्में हैं इन सारी ही फिल्मों का अगर आप आंकड़े
आंकड़े देखें तो इन्होंने बहुत कमाई की है बॉक्स ऑफिस पे। उसके अलावा क्रिटिकली अक्लेम भी रही हैं ये फिल्में। दूसरी तरफ सलार की अगर हम बात करें तो उसमें प्रभास हैं जो कि पैन वर्ल्ड स्टार हैं, शाहरुख भी पैन वर्ल्ड स्टार हैं और जो प्रभास हैं वो भी पैन वर्ल्ड स्टार हो चुके हैं बाहुबली के बाद से। और जो प्रभास है उसके साथ इस फिल्म में सलार में उनके साथ हैं पृथ्वीराज सुकुमारन। और इस फिल्म का जो निर्देशन किया है वो किया है प्रशांत नील ने। प्रशांत नील पहले KGF और KGF 2 जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं और ये दोनों ही फिल्में बहुत बड़े आंकड़े इकट्ठा करने में कामयाब हुई थी बॉक्स ऑफिस पे, अगर आपको याद है। तो जो ये दोनों फिल्में, इन दोनों फिल्में के जो जॉनर हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। क्योंकि अगर हम बात करें डंकी की तो डंकी में थोड़ी कॉमेडी है, थोड़ा इमोशन है और जैसा मैं कह रहा था स्टार की बात करें तो शाहरुख खान है। और इस फिल्म को मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं रिलीज़ होने के बाद। दूसरी तरफ सालार की बात करें तो आज ही रिलीज़ हुई है ये फिल्म और सालार जो है वो फुल ऑन एक्शन फिल्म है KGF की तर्ज पे। इस फिल्म में एक्शन है और एक्शन ही एक्शन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो बात जो मुझे लगी फिल्म के बारे में वो ये कि फिल्म की स्क्रिप्ट, कहानी, स्क्रीन प्ले वीक हैं और एक्शन के अलावा आपको फिल्म में कुछ नहीं नज़र आता। दूसरी चीज़ ये है कि फ़र्स्ट हाफ तो बहुत ही सूखा है और सेकंड हाफ जो है उसमें थोड़ा सा बेटर करती है फिल्म। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिल्म की ये है कि इसकी डबिंग ख़राब है। जितने भी डायरेक्टर्स, जितने भी एक्टर्स हैं उन एक्टर्स ने जिस लेवल पे डायलॉग्स बोले हैं वो सब एक ही लेवल पे लगते हैं। उसके अलावा प्रॉब्लम है बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही लाउड है और वो आपको लगता है कि थोड़ा तो कहीं पे बंद हो तो आपको सुकून मिले। अब मैं बात करूं इस फिल्म की, दोनों जो फिल्म हैं इनकी कमाई की, तो जो डंकी है, डंकी की पहले दिन की कमाई करीब 30 करोड़ की है और सालार की बात करें तो सालार की जो कमाई है वो एडवांस बुकिंग से ही करीब 48.94 करोड़ हो चुकी है। इसके 22 लाख टिकट जो हैं वो बिक चुके थे। करीब 16,553 शोज़ के टिकट्स हैं ये, और ये मैं आपको पहले दिन के आंकड़े बता रहा हूँ। वैसे ही डंकी का जो आंकड़ा है पहले दिन का वो 30 करोड़ है जो कि कमाई हो चुकी है। और सालार के जो आंकड़े हैं वो ये मैं आपको एडवांस बुकिंग के आंकड़े बता रहा हूँ। तो इन दोनों फिल्म के जो हालात हैं अभी ये हैं, लेकिन आगे जाके कौन सी फिल्म कितनी स्पीड पकड़ती है ये भी देखना बाकी है। लेकिन फ़िलहाल किसका पलड़ा भारी रहेगा ये हमें वीकेंड के एंड तक ही पता लगेगा कि कौन सी फिल्म कितने पानी में है।